हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल करने वाले हैं जिससे कि हमारे थोड़े कंसेप्ट क्लियर होंगे यूनिट्स के। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन सम अनदर लेवल ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम जो यूनिट्स के ऊपर मिटाए न्यूमेरिकल्स ऑन यूनिट्स लेवल 1। अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर देन यू कैन एक्सेस टू आवर वेबसाइट। ओके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखने वाले हैं दैट इज एक्चुअली जो भी न्यूमेरिकल हम लोग अभी देखने वाले हैं दैट आर सिंगल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें एक ही चॉइस ठीक होगी। 4 ऑप्शंस होंगे, उन 4 में से एक ही ठीक होगा। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a derived quantity? इनमें से कौन सी क्वांटिटी डिराइव्ड नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी डिराइव्ड नहीं है? न्यूमेरिकल्स के अंदर ना एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से देखनी होती है कि ये जो वर्ड होता है नोट वगैरह, ये कुछ इस तरह से यूज़ किए जाते हैं कि बच्चे को अगर इन क्वेश्चन आंसर पता भी है तो भी वो गलत कर देता है काफ़ी बार। सो इनके अंदर अपना अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इन्होंने कहा है कि कौन सी क्वांटिटी है जो डिराइव नहीं है। 2 ही क्वांटिटी थी, फंडामेंटल या फिर डिराइव्ड। डिराइव्ड नहीं इसका मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल। तो हमें ये देखना कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे फंडामेंटल है। ऑप्शन ए वॉज स्पीड, B volume, C force, and D mass. These are the 4 options. So अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटी देखनी है हमें इनमें कौन सी है, क्योंकि डिराइव्ड नहीं होनी चाहिए, यही कंडीशन है। सो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी थी जो इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। सो इंडिपेंडेंट कौन सी हो सकती है? देखो स्पीड का फॉर्मूला अगर हम लिखते तो क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो ये भी तीनों पे डिपेंड कर रही है। सो ये भी नहीं हो सकती है वॉल्यूम भी, क्योंकि अगर मैं कोई सिलेंडर लेता हूँ, एक सिलेंडर है मेरे पास में, इसकी कुछ वॉल्यूम होगी, पाई आर स्क्वायर एच होती है आई थिंक, इसकी कोई वॉल्यूम हो गया अगर इसकी ये हाइट है तो, और ए अपना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, ये आर ले लेते हैं हम लोग इसकी रेडियस, हमने एरिया से लिखा, ये रेडियस आर है इसकी। देन वॉल्यूम इसकी पाई आर स्क्वायर एच होगी। लेकिन अब अगर मैं एच इंक्रीज करता हूँ देन इट्स वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना, वो भी इंक्रीज होगी। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वॉल्यूम भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड कर रही है। अब फोर्स की बात अब हम लोग करते हैं। फोर्स होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ये मास पे भी डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। सो ये भी नहीं हो सकती। और एक्चुअली एक चीज़ होती है कि ये डिपेंडेंसी आपको बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर देखनी होती है, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ के ऊपर आपको इनकी इंडिपेंडेंसी देखनी होती है। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि टाइम किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। टाइम हम लोग वो से देखते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट। डिस्टेंस भी इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये तीनों ही डिस्टेंस का फॉर्म है, लेंथ की फॉर्म है। सो एंड द नेक्स्ट इज फोर्स। मास इंडिपेंडेंट लेकिन एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है, जिसको हम वेलोसिटी अपॉन टाइम और फिर वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम में तोड़ सकते हैं। सो मतलब ये इनडायरेक्टली मैं बात करूँ, अगर आगे तक जा करके देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो ए डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है। मास, अब मास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ना, मास खुद एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो ये किस चीज़ पे कैसे डिपेंड हो सकती है? सो द आंसर विल बी डी, क्योंकि मास हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको दूसरे वे में बात करूँ, देखो स्पीड को हम लोग डिराइव कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुई डिराइव्ड क्वांटिटी। वॉल्यूम को हम लोग डिराइव कर पा रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट से, इट मीन्स दैट इज ऑल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स को हम लोग डिराइव कर पा रहे हैं फिजिकल टू एम ए से, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी। सो वी कांट डिराइव एम, है ना, क्योंकि इसका हमारे पास ऑलरेडी यूनिट है kg। सो दैट्स व्हाई दीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटी एंड दिस इज नॉट एन डिराइव्ड क्वांटिटी। एंड अनदर थिंग you can see here is
वी रोट दीज थिंग्स, है ना, हमने ये चीज़ें लिखी थी। सो हमने देखना था कि कौन सी डिराइव्ड नहीं है, इसका मतलब कौन सी फंडामेंटल है। सो हम इन 7 यूनिट्स में देख लेंगे, कौन सी भी यूनिट यहाँ पर है, मास है, मास पे टिक कर दिया क्योंकि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। दैट इज अ मोर सिंपल explanation to this question. Now the next is, which of the following is not a fundamental quantity? Which of the following is not a fundamental quantity? इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो फंडामेंटल नहीं है? The options are length, density, temperature, mass. Length, density, temperature. टेम्परेचर को हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इस शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, TEMP डॉट टेम्परेचर, एंड द लास्ट वन इज मास. So which of the following is not a fundamental quantity? Is not a fundamental quantity. What it means? जो fundamental quantity नहीं है, जो derived quantity है, that is. So देखो, length is a fundamental quantity because it is independent. We can't derive it, है ना. Length is a fundamental quantity. See here, length is a fundamental quantity. Density होती है mass divided by volume. ठीक है. Volume क्या होता है? Mass डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना. इट मीन्स दिस ऑल आर द लेंथ. ब्रेड्थ भी एक लेंथ ही है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, हाइट भी एक लेंथ ही है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी. सो मैं लिख सकता हूँ एल क्यू, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज एल इंटू एल, दैट इज एल क्यू. सो वी कैन डिराइव इट फ्रॉम 2 बेस क्वांटिटीज, मास एंड लेंथ. सो इसका मतलब ये हुई डिराइव्ड क्वांटिटी. सो दिस इज आवर आंसर. क्योंकि इन्होंने पूछा कौन सी फंडामेंटल नहीं है, ये डिराइव्ड आ रही है, इट मीन्स दैट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी. अगर हम आगे देखते हैं, दैट इज टेम्परेचर इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी, यू कैन सी हियर, एंड मास इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, यू कैन सी हियर. अब आगे चलते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 says the SI unit of velocity, the SI unit of velocity is, ठीक है. 4 ऑप्शन आपके पास में, उनमें से कोई भी एक चूज करना. सो आई एम नॉट गिविंग द ऑप्शंस हियर, डायरेक्टली हम लोग डिराइव करते हैं. सो क्या यूनिट होगी एसआई की? ऐसा यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी की. सो अब मैं आपको एक वे बताता हूँ कि किस वे में आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं जहाँ पे एसआई यूनिट पूछी जाती है. ठीक है. तो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए, स्टेप 1, जहाँ पर आपसे ऐसा यूनिट पूछी जाए या सीजीएस यूनिट पूछी जाए, जहाँ पर यूनिट पूछी जाए आपसे, यूनिट, आई एम सेइंग यूनिट. सो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है कि स्टेप 1 होता है हमारा कि जो जिस भी क्वांटिटी की यूनिट पूछी गई है, राइट, दैट क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग बेस यूनिट बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही हम लोग बेस क्वांटिटीज बोलते हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है. तो जो भी आपको क्वांटिटी दी गई है, उस क्वांटिटी को आप लोगों को उस बेस यूनिट के अंदर लिखना होता है, उस फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर लिखना होता है, सॉरी यूनिट नहीं, क्वांटिटीज. सो सबसे पहला स्टेप होता है जो भी क्वांटिटी दी गई है उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखो, उसके फॉर्मूले का यूज़ करके, है ना, फॉर्मूले का यूज़ करो और उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर लिखो. ठीक है. तो इस स्टेप के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए. दिस स्टेप कैन बी डन ओनली इफ़ यू हैव द फॉर्मूलाज इन योर हैंड. फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप ये कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा. ठीक है. अब फॉर्मूले याद करने के लिए अब मैं ये नहीं प्रेफर करूँगा कि आप अभी बैठ करके पूरी किताब के फॉर्मूले याद करो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको जो भी टर्म्स मिलने वाली हैं दैट आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे बिलोंग फ्रॉम द अपकमिंग चैप्टर्स, है ना, वो आगे आने वाले चैप्टर्स से बिलोंग करेंगे. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको अभी इन्वॉल्व करो यहाँ पे, बट ठीक है, जब भी आप उनको पढ़ते जाओ देन
मेक ए शॉर्ट नोट्स, है ना, एक पेज लो, उसके ऊपर फॉर्मूले नोट करते जाओ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ वैसे वैसे फॉर्मूलों को नोट करते जाओ. दैट हेल्प्स यू टू रिमेंबर दोज फॉर्मूलाज. सो नाउ द स्टेप 2. गाना तो याद नहीं आ रहा है. स्टेप 1 अपना पैग बनाओ, स्टेप 2 सोडा कोक मिलाओ. ठीक है. स्टेप 2 इज आफ्टर राइटिंग दैट क्वांटिटी इन द बेस क्वांटिटीज, है ना. हमने सबसे पहला स्टेप किया कि क्वांटिटीज को हमने बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखा. अब इसका एग्जांपल दिखाऊंगा मैं इसी क्वेश्चन से कि कैसे लिखना होता है. द सेकंड स्टेप इज राइट द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. स्टेप 2 ये होता है कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट लिखनी होती है. एंड ऑन रीअरेंजिंग देम यू गेट योर आंसर. ठीक है. दीज आर द टू स्टेप्स. नाउ दैट इज पेज नंबर 1, दैट इज पेज नंबर 2. सो अब हम लोग आगे चलते हैं. नाउ वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस 2 स्टेप्स. सो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी हमारे पास जो है गिवन क्वांटिटी है जिसकी हमें एसआई यूनिट निकालनी है. ठीक है. जिसकी हमें एसआई यूनिट निकालनी है. सो एसआई यूनिट के लिए वी नीड इट्स एक्सप्रेशन. हमें इसका फॉर्मूला चाहिएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में. सो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज ऑल्सो लेंथ, है ना. लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है. लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम. So length is also a fundamental quantity, you can see, and the time is also a fundamental quantity. So हमने इस velocity को fundamental quantity की फॉर्म में लिख लिया. That is our step 1. That is our step 1. I know ये एग्जाम्पल काफ़ी easy था, that's why सिर्फ एक ही लाइन के अंदर हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया. लेकिन काफ़ी एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें 3 या 4 फॉर्मूले का यूज़ करके हमें उसको फंडामेंटल फॉर्मूलेज के अंदर लाना पड़ता है. मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में ला सकते हैं उसको. ठीक है. वो धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे होता जाएगा. नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था राइट द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. अब यूनिट कौन सी लिखनी है? एसआई लिखनी है, सीजीएस लिखनी है, एफपीएस लिखनी है, कौन सी लिखनी है? सो दैट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन. आपके क्वेश्चन में कौन सी पूछेगी? आपके क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया एसआई यूनिट, देन यूज एसआई यूनिट. अगर यहाँ पे सीजीएस पूछा जाए देन यूज सीजीएस. अगर यहाँ पे एफपीएस पूछा जाए देन राइट एफपीएस. ओके. सो अब यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा गया है. सो एसआई यूनिट क्या हो जाएंगी? एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी. अब इनके जो है वेलोसिटी को हम लोग VEL डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में. सो वेलोसिटी को अब लेंथ अपॉन टाइम था. सो लेंथ को अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लेंथ की यूनिट क्या आती है हमारे पास? सो यू दैट इज मीटर. सी लेंथ की यूनिट क्या आती है हमारे पास? मीटर. एसआई यूनिट के अंदर मीटर. सो METRE मीटर divided by time is second. The unit of time is second divided by second. ठीक है. अब देखो हम लोग मीटर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, एंड सेकंड को स्मॉल s से. सो दिस इज आवर SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी. और अगर इसको हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे इसको, देन देयर विल बी -1 पावर, क्योंकि नेगेटिव साइन आ जाता है जब भी नीचे से ऊपर जाते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था. सो now the next thing is question number 3. अगर यहीं पे हमसे सीजीएस यूनिट पूछी जाती, देन आई विल यूज सेंटीमीटर इन प्लेस ऑफ मीटर. तो मुझे सेंटीमीटर यूज करना पड़ता मीटर की जगह पे, और सेकंड की जगह पे सेकंड ही यूज करता, क्योंकि टाइम की यूनिट तो सेम रहती है इवन इन एफपीएस, सीजीएस एंड एसआई. ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, that is the question number 4, not 3. So the question number 4 is the SI unit of acceleration. SI unit of acceleration. So अब जहां पर आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा MS-1, यू टिक दैट ऑप्शन, है ना. सो अब हम लोग आते हैं SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन के ऊपर. सो व्हाट इट सेज. अब हमें एक्सेलरेशन स्टेप 1 क्या होगा हमारा?
इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्टेप 1 क्या होगा हमारा, दैट इज सॉल्यूशन। स्टेप 1 क्या होगा हमारा, स्टेप 1 होगा कि एक्सेलरेशन को हम लोग बेस क्वांटिटी की फॉर्म में लिखें, ठीक है। स्टेप 1 को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखें, तो दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो अब मुझे बताइए जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है, क्या यहाँ से हमें बेस क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सेलरेशन मिल गया है। सो देखो टाइम बेस क्वांटिटी या मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम है। लेकिन क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन 7 क्वांटिटीज में कहीं भी नहीं है। इट मीन्स द वेलोसिटी इज नॉट ए बेस क्वांटिटी। और जैसे कि हमें पता है वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं, हमने अभी अभी ऊपर भी देखा है। सो वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं है, तो मतलब हमारा स्टेप 1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वी नीड टू यूज वन मोर फॉर्मूला, दैट इज अब हमें वेलोसिटी को बेस क्वांटिटी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो जो बच गया फिर उसको लिखो बेस क्वांटिटी की फॉर्म में। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी होता है हमारे पास लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है ना। सो अब इस फॉर्मूले को वेलोसिटी वाले फॉर्मूले एक्सेलरेशन वाले में यूज करो। सो व्हाट यू विल गेट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये वाला मैंने 1 डिवाइडेड बाय ये वाला मैंने बाहर निकाल लिया। अब वेलोसिटी को लिखते हैं हम लोग, वेलोसिटी इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। सो व्हाट वी गेट, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, ठीक है। वी गॉट दिस, ठीक है, हमें ये मिला। अब देखो लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। वी कैन सी इन आवर लिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब क्या करना है, ये होगा हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। यहाँ पर स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम लोग स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 क्या कहता है, भाई यूनिट लिख दो। तो अब सिर्फ यूनिट लिख दो, और कौन सी यूनिट लिखनी, जोन सी पूछी गई है। यहाँ पे इसने ऐसा यूनिट पूछी गई तो हम लोग ऐसा यूनिट लिख देते हैं। सो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होगी, एक्सेलरेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ACC डॉट। सो लेंथ इज मीटर, मीटर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड टाइम के लिए सेकंड को हम लोग स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है क्योंकि टाइम का स्क्वायर था, ठीक है। तो अब आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना होता कि मीटर सेकंड, अब हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सो अब क्या है कि इसे याद कर लीजिए कि वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर का मतलब था डिवाइडेड बाय, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये हमारी एक्सेलरेशन की SI यूनिट है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हुई अपनी, ठीक है। सो अभी के लिए हम सिर्फ यूनिट लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। अगर आप लोग इन्हें याद कर लेंगे, देखो इनके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, बट ये क्वेश्चन जो है आपकी स्पीड इंक्रीज करेंगे। मतलब ये जो क्वांटिटी अगर आपको याद होगी तो ये आपकी स्पीड इंक्रीज करेंगे किसी भी क्वेश्चन को लिखने में। अगर आपको ये याद होती तो हम लोग सिर्फ यहाँ से ही इसकी यूनिट लिख सकते थे, क्योंकि देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड, ठीक है, और टाइम की क्या हुई, सेकंड। अब सेकंड को ऊपर ले जाओ, मीटर सेकंड दिस वन। अब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। सो -1 प्लस -1 और माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, सो MS-2। सो देखो यहाँ से भी यूनिट डायरेक्टली आ रही है। सो अगर हमें इसकी यूनिट याद होती तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे। ऐसे ये यूनिट हमारी काफ़ी जगह यूज़ होने वाली है। अब मैं दोबारा एक्सेलरेशन की यूनिट डिराइव नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली यूज़ करूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चंस कैसी फॉर्म में भी आ सकता है कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नॉट यूनिट ऑफ, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज वर्क, ऑप्शन बी इज टेंशन, ना ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये टेंशन वो टेंशन नहीं है जो हम लोग बिना बात लेते हैं, दैट इज ए लिटिल डिफरेंट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डी इज
वेट। सो सबसे पहला हमारे पास वर्क है। वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो लेंथ, मैंने जैसे कि बताया था पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। फोर्स इंटू लेंथ, वर्क होता है हमारे पास फोर्स इंटू लेंथ। जो फोर्स लगाया उस फोर्स की वजह से वो कितना डिस्प्लेस हुई है, दैट इज द वर्क डन बाय दैट फोर्स। एक्चुअली यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होती है जो कि हम लोग वेक्टर के अंदर सीखेंगे, सो आई एम नॉट इन्वॉल्विंग दैट थिंग हियर, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट से मतलब, और यूनिट के लिए डॉट प्रोडक्ट हो क्रॉस प्रोडक्ट हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो अब फोर्स की यूनिट, अब देखो पहला स्टेप क्या था हमारे पास कि उसको बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखो। सो वर्क को हमने उसके फॉर्मूले में लिखा, लेकिन यहाँ पे लेंथ तो फंडामेंटल क्वांटिटी बट फोर्स इज नॉट, फोर्स नहीं है। सो फोर्स को हमें और कन्वर्ट करना पड़ेगा। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। हम लोग ये भी सीखेंगे आगे चल के। देखो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हैं ना, उसका मोस्ट ऑफ द टाइम जवाब यही होगा कि हम आगे चल के सीखने वाले हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको अभी फॉर्मूले जो बता रहा हूँ उन्हें आप कोशिश करो कि याद हो जाए, ताकि अभी आपको जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर सके। तो फोर्स क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैं ACC डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था। लेंथ होता है हमारे पास, लेंथ इज लेंथ, लेंथ क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो स्टेप है, एक तो मैं एक्सेलरेशन को भी बेस क्वांटिटीज के अंदर लिखूँ, और दूसरा मेरे पास एक्सेलरेशन की ऑलरेडी यूनिट है, मेरे पास ऑलरेडी यूनिट है। बट ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं यार, क्या ही फर्क पड़ता है। सो अब अभी भी ये देखो बेस क्वांटिटीज के अंदर नहीं आया, फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर नहीं आया। देखो अब हम स्टेप 1 को जो है क्या कर सकते हैं, चलो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ एक बार। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सेलरेशन को भी बेस क्वांटिटीज के अंदर तोड़ेंगे। सो दैट इज मास मल्टीप्लाइड बाय, अब एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखा जाए? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अभी भी ये बेस क्वांटिटीज के अंदर नहीं, क्योंकि वेलोसिटी बेस क्वांटिटी नहीं है। सो मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी होता है हमारे पास लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, और नीचे एक और टाइम है दैट इज टाइम, ठीक है, इनटू में लेंथ। अब हमारे पास सबकी सभी बेस क्वांटिटीज हैं। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस थिंग। कंक्लूड करना मतलब वर्क हमारा क्या आ गया बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में। अब देखो मास तो एक ही है, सो मास लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यहाँ है लेंथ, यहाँ नीचे कहीं लेंथ नहीं है, सो लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पर टाइम इंटू टाइम है, सो इट बिकम्स टाइम स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ये हमारे पास बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में है हमारे पास वर्क। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, ये हमारा पास क्या हुआ, स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप 1 क्या हुआ, कंप्लीट। स्टेप 2 करते हैं हम लोग, इनकी यूनिट लिखते हैं SI के अंदर, क्योंकि KG भी SI यूनिट है, M भी SI यूनिट है, मीटर S भी SI यूनिट है। इसका मतलब ये SI यूनिट की फॉर्म में दिया गया, तो हम लोग SI यूनिट का यूज़ करेंगे। सो मास होता हमारे पास KG, लेंथ होता हमारे पास मीटर स्क्वायर, टाइम होता हमारे पास सेकंड स्क्वायर। सो ये क्या आ जाता है हमारे पास, KG मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। देखो आंसर तो आपको यहीं की यहीं मिल गया, आंसर तो यहीं की मिल गया, क्योंकि आपका जो आंसर आया दैट इज KG मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया KG मीटर सेकंड माइनस 2, तो ये देखो ये यहीं पे मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन तो एक ही होगा, क्योंकि मैंने कहा था सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो ऑप्शन तो आंसर तो इसका एक ही है, ये आपको पता चल गया। बट दिस इज नॉट इनफ फॉर प्रैक्टिसिंग, है ना, आपको सबके सब ऑप्शंस करने चाहिए। सो अब हम लोग करते हैं, क्योंकि अगर ये ऑप्शन करेंगे देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल एंड वेट, ठीक है। सो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखो अगर मैं ये वाला स्टेप गायब कर देता, दिस वन, अगर मैं ये वाला स्टेप गायब कर देता, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, मेरे पास क्या था, ये वर्क इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इनटू में लेंथ। अब देखो मुझे एक्सेलरेशन की यूनिट मुझे पता है ऑलरेडी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आई ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। तो क्या हुआ, मास की क्या होती है KG, एक्सेलरेशन की मुझे पता है दैट इज मीटर
सेकेंड स्क्वायर मतलब सेकेंड माइनस 2 पर सेकेंड स्क्वायर। एंड द नेक्स्ट लेंथ की यूनिट हमें पता है लेंथ की भी यूनिट, दैट इज मीटर। तो देखो मीटर की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 सेम। सो अब हम लोग स्टेप 1 को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो हमारे पास स्टेप 1 था, we can modify this step that write the quantity in the form of base or fundamental quantities or the quantity या फिर उस क्वांटिटी की फॉर्म में whose unit you know, जिसकी यूनिट आपको पता है। तो स्टेप 1 कैसे मॉडिफाई हो सकता है यहाँ पे? सो लेट मी राइट स्टेप 1 को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। अब हम लोग मॉडिफाइड स्टेप 1, ठीक है। दी हुई क्वांटिटी को उस फॉर्म में लिखो जिसकी यूनिट आपको पता हो। व्हाट्सअप की याद तो नहीं आ रही है? जिसकी यूनिट आपको पता हो। सो दी हुई क्वांटिटी को उस फॉर्म में लिखो जिसकी यूनिट आपको पता हो। दैट इज द मॉडिफाइड आवर स्टेप 1, कि जो भी क्वांटिटी दी गई है उसको इस फॉर्म में लिखो कि जिसकी यूनिट आपको पता हो, या बेस क्वांटिटी मतलब उनकी भी यूनिट आपको पता ही है ना। तो ये तो इसलिए मैंने नहीं लिखा यार, बस ठीक है, नहीं लिखा उसको मैंने इसलिए क्योंकि उसकी यूनिट भी हमें पता ही है। सो वो इसी केस में आ जाती है, काहे को थोड़ा सा और पेन घिसाना। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ, अभी तो इसी के स्टेप बाकी हैं यार ना। तो ऑप्शन बी, व्हाट ऑप्शन बी सेज टेंशन। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज टेंशन। ये टेंशन अगर मैं बता दूंगा देन यू कैन, मतलब तुम अपने आप ही निकाल लोगे यार फिर यूनिट क्या है इसकी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर टेंशन होती क्या है, इतने समझदार हो तो मुझे पता है। एक रस्सी, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए तुम लटके हुए हो, क्या कर रहे हो? अरे कान के पास हाथ कैसे आ गए? चलो कान के पास से तो निकलते हैं ना जब ऐसे लटकते हैं। कान बोल रहा हूँ। सो दीज आर योर हैंड्स, है ना? लग रहा है कुछ तो। आप इस स्ट्रिंग से लटके हुए हो, हाथ तक ही है, कभी नीचे गर्दन तक पहुंचाओ यार, हाथ तक ही है, ठीक है। ये स्ट्रिंग आपके पास में, एंड दिस, ये ऊपर बंधी हुई है, ऐसा नहीं कहीं ऊपर से निपट जाओ यार। और स्ट्रिंग इतनी मजबूत है कि ये टूट नहीं रही है, अभी टूट नहीं रही है, इतना समझ के चलते हैं, ठीक है। ये टूट नहीं रही है। सो नाउ अब देखो, जब आप इसको लटके हुए होगे तो इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। आई मीन अगर कोई और लटकेगा तो ये और स्ट्रेच होगी, मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा स्ट्रिंग के ऊपर। तो जो फोर्स स्ट्रिंग के अंदर लग रहा है वी कॉल दैट टेंशन। हाँ बस इतना ही है, इतना ही, और कुछ नहीं है। फोर्स इन द स्ट्रिंग, दैट इज टेंशन, नथिंग एल्स। अगर इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा गहराई वाली डेफिनेशन चलेंगे तो आगे आती रहेगी, बट ये बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं आने वाली अभी हमारे पास, ठीक है। फोर्स इन द स्ट्रिंग, दैट्स ऑल। यहाँ पर एक ब्लॉक भी हो सकता था, हाँ मैं भी लटका हो सकता था, ठीक है, सुन लिया, मैं भी लटका हो सकता था, पर ठीक है। अब देखो, अब टेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। देखो अगर स्ट्रिंग के अंदर फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग के अंदर फोर्स है, तो मुझे एक बात हो, क्या ये स्ट्रिंग इस पॉइंट को नीचे की तरफ नहीं खींच रही होगी? ये जो पॉइंट ऊपर हुक वाला, इसको नीचे की तरफ नहीं खींच रही होगी। देखो अब मैं इसको बताता हूँ, ये ऊपर वाले पे कैसे कह सकते हैं कि लग रहा होगा। पंखा होता है, ठीक है, पंखा गिर जाता है, क्योंकि देखो पंखा जो है वो कुछ ऐसा है। देखो ये ऊपर टंगा, मतलब ये ऊपर अपनी छत है, ठीक है। यहाँ पर आपके पंखे का ये पाइप है, ठीक है, और यहाँ पर आपका पंखा है। यहाँ पर क्या है? PANKH। अरे हवाई जहाज वाली पंखड़ी कैसे बन गई, ठीक है। ये यहाँ पे पंखा बना, 2 पंखड़ियों वाला पंखा, ठीक है। सो अब देखो क्या होगा, कई बार ये पंखा नीचे गिर जाता है। कब गिरता है? जब ये यहाँ से पॉइंट निकल जाता है या ये पॉइंट टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से तभी निकलेगा ना जब यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगा तभी निकला होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पाइप जो है ऊपर फोर्स लगा रहा था, और वो फोर्स किस वजह से था? इस पंखे के वेट की वजह से था। अब मुझे एक बात, आप सिर्फ एक पाइप टांग दोगे
तो क्या वो कभी भी गिरेगा? कभी नहीं गिरेगा वो पाइप, क्योंकि पाइप पे कितना ही वेट होता है यार, मामूली सा तो वेट होता है। ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये फोर्स लगा रहा होगा तो उस फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा वेट नीचे नहीं है? तुम्हारा वेट नीचे नहीं लग रहा होगा? वेट तुम्हारा तो वेट नीचे ही लग रहा होगा ना। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, एक्चुअली वीडियो बंद हो गई थी बीच में। सो नाउ वी विल कंटिन्यू। मैं कहाँ था? मैं यहाँ पे था कि देखो अब वेट तो आपका नीचे लग ही रहा होगा, वेट तो नीचे लग ही रहा होगा। तो वेट नीचे लग रहा है, देखो आपको फील भी होता है कि जब आप कभी किसी ऐसी पाइप पे या रस्सी पे आप लटकते हैं तो आपकी बॉडी नीचे की तरफ खींचती है, स्ट्रेच होती है। सो स्ट्रेच होती है, इसका मतलब आपकी बॉडी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है तो आपको नीचे गिर जाना चाहिए था, बट यू डोंट फॉल डाउन। अब क्यों नहीं गिरते? क्योंकि रस्सी आपको ऊपर की तरफ खींच रही होती है यहाँ पे, या पाइप जो है वो आपको ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। ये दोनों का जो फोर्स होता है वो सेम हो जाता है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। दैट्स वाई यू आर नॉट फॉलिंग डाउन, है ना। सो अब ऐसा है तो मतलब ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ भी फोर्स लगा रही होगी, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो। ठीक है, सो स्ट्रिंग के अंदर फोर्स जो है वो हमेशा टू साइडेड होता है। हमें उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि ऐसे नीचे ऐसे। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ये नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब अगर टेंशन एक फोर्स ही है तो फोर्स की डायमेंशन निकालते हैं अब हम लोग, क्या आएगी? सॉरी, यूनिट निकालते हैं फोर्स की। यूनिट क्या आएगी? दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमें पता है फॉर्मूला, हम कितनी बार यूज कर चुके हैं। सो मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मॉडिफाइड रूल यूज किया मैंने स्टेप 1 के, ऐसी फॉर्मूला में लिखो जिसकी यूनिट आपको पता हो। मुझे एक्सेलरेशन की भी पता है, मास की भी पता है। सो मास केजी, एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास ms-2, यही होती है यूनिट। हम कितनी बार निकाल चुके हैं, ये देखो यहाँ पे ये निकाल रखी, कितनी बार निकाल चुके हैं, कितनी बार ही निकालेंगे। सो नाउ द नेक्स्ट इज, सो देखो ये वाली यूनिट जो है ये बिल्कुल सेम मिल रही है इससे। सो मतलब टेंशन, ठीक है, टेंशन जो है उसकी यूनिट ये है। इन्होंने पूछा नहीं है तो मतलब बी तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब सी की बात करते हैं। सी के अंदर अगर मैं कुछ ना भी बताऊं तो भी आप ये ऑप्शन चेक कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो अब मान लो मैं ये कहता हूँ कि अब मान लो मैं डिफरेंट काइंड ऑफ मसाज बताता हूँ, तो मैं पहले कुछ उसका नाम बताऊंगा। एक्चुअली मुझे नहीं पता, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एज्यूमिंग। मान लो स्टार्टिंग में मैं कोई नाम बताता हूँ, आफ्टर दैट आई एम यूजिंग द वर्ड मसाज, फिर कोई और नाम बताऊंगा, उसके बाद मैं वर्ड की यूज़ करूँगा मसाज, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, मतलब ये मसाज की टाइप है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, ये फोर्स की टाइप है एक्चुअली। अगर ये एक फोर्स की टाइप है देन व्हाट विल हैपन हियर इज कि फोर्स की टाइप है तो मतलब फोर्स की डायमेंशन होगी इसकी भी। देखो फोर्स की चाहे कितनी भी टाइप हो, फोर्स की डायमेंशन सेम, सॉरी फोर्स की यूनिट सेम ही रहेगी, डायमेंशन यूनिट सेम ही रहेगी। ठीक है, कितने भी प्रकार की कोई भी चीज़ें हों, अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ तो चाहे वो डिस्टेंस की बात कर ले, फिर डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले, जो दो पॉइंट के बीच की सेपरेशन है उसकी यूनिट हमेशा लेंथ ही रहेगी, मीटर ही रहेगी एसआई के अंदर। तो ऐसे ही इसकी यूनिट भी फोर्स ही होगी, दैट इज ऑल्सो द सेम। बट अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर मैं बात करूँ, दैट इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल। अब देखो क्या होता है, जब आपने वो ऐसा कुछ झूला होता है ना, पार्क के अंदर लगा होता है ऐसा गोल गोल सा, है ना, उसके नीचे ऐसे बना होता है नीचे, और यहाँ पर चेयर होती हैं कुछ बैठने की, 1 2 3 4। अब इनके अंदर बैठ करके और इसको ऐसे घुमाते हैं अपन लोग, है ना। तो जब आप इसको ऐसे घुमाते हैं तो आपको महसूस हो रहा होता है कि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना, उस सीट को धकेल रहे पीछे की तरफ जा रहे हैं। जब भी जितनी ज़्यादा स्पीड से घूमेगा उतना ज़्यादा लग रहा होगा। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में कि एक सूडो फोर्स है, दैट काइंड ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। सो वो चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस वाज पेज नंबर 3। पेज नंबर 4। हाँ, अगर ये फोर्स ही है एक टाइप का अगर ये फोर्स ही है, सेंट्रीफ्यूगल एक फोर्स ही है, तो फोर्स की यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट थी हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये सेम है, तो मतलब सेंट्रीफ्यूगल की यूनिट भी सेम ही होगी। मतलब टेंशन की यूनिट भी यही है, सेंट्रीफ्यूगल की यूनिट भी यही है। अब वेट की बात करते हैं, सो वेट
वेट क्या होता है बॉडी का, वेट, वेट क्या होता है? सो देखो वेट होता है, वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वेट क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है हमारे पास जी, जी से नोट करते हैं हम लोग इसको, जिसकी वैल्यू होती है 9.8। अब एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, यही होगी यूनिट, है ना। जी की वैल्यू क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अर्थ के लिए है सिर्फ, क्योंकि अगर आप मून पे जाएंगे तो इसकी 1/6 कर लीजिए, मतलब हर प्लेनेट की अलग अलग होती है। क्यों होती है ये सब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ना। देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं अब हम लोग, है ना, कि किसी भी प्लेनेट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है एक्चुअली में, पहले तो यही पढ़ेंगे हम लोग कि किस एक्सेलरेशन से अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है या आपको जाने नहीं दे रही है, दैट काइंड ऑफ स्टफ वगैरह। ठीक है, सो एक्स जी की वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट है बट इट हैव एन यूनिट। ठीक है, यूनिट है इसके पास। सो ये होता है हमारे पास वेट, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। सो हम लोग इसको मोस्ट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एम जी, हमेशा ही। कोई चांस ऐसा आएगा कि जहाँ पर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ठीक है, वेट होता है हमारे पास एम जी। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो आप सोचना, उसका जवाब मैं बाद में कभी दूंगा या फिर इंस्टाग्राम पे दूंगा मैं उसका जवाब, कि हम लोग वेट, जैसे अब आप लोग अगर वेट अपना, चलो उससे पहले मैं एक बार इसकी यूनिट निकाल दूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन और अच्छे समझ में आएगा आपको। सो वेट की यूनिट क्या होगी? W इज इक्वल टू एम जी। देखो जी भी का एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन की यूनिट हमें पता है, तो ऑलरेडी स्टेप 1 कंप्लीट है। हमें मास की यूनिट पता है, जी की भी यूनिट पता है। सो मास की होती है के जी, और जी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। सो दिस इज ऑल्सो द सेम यूनिट, ये भी सेम ही है, वेट की यूनिट भी यही है। ये मतलब टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल, वेट, तीनों की यूनिट सेम है, और ये है ना। सुन लो अच्छे से ये वाली बात, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा। ठीक है, सो टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल, वेट, तीनों की यूनिट सेम है, सिर्फ वर्क की डिफरेंट है। वर्क वाले में मीटर स्क्वायर आया था, तो मतलब आंसर क्या हुआ? ए। बट बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पर ये है, ठीक है, m इंटू जी, मास इंटू जी, जी इज ए टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। सो एक टाइप से ऐसा होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्चुअली ये क्या होता है वेट की, किस फोर्स से अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है, किस फोर्स से अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज द वेट, दैट इज योर वेट। आपका वेट वो नहीं है कि आप में कितना मोटापा है, नो, एवरीवन इज सेइंग नो, नहीं वो नहीं है भाई। कहो तुम उसको कि अर्थ मुझे ज़्यादा प्यार कर रही है इसलिए मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो अब क्या है कि अर्थ आपको किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज योर वेट, दैट इज योर वेट। सो अब देखो वो फोर्स है एक टाइप से ना, किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। देखो हमने देखा कि फोर्स जैसी ही यूनिट आई है, तो फोर्स की यूनिट होती है, अगर हम इसको शॉर्ट नाम देते हैं कोई, दैट इज न्यूटन, और कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, न्यूटन। सो अब देखो एक्चुअली में वेट की यूनिट होनी चाहिए न्यूटन, एक्चुअली में वेट की यूनिट क्या होनी चाहिए? न्यूटन। बट व्हाट इज हैपनिंग, हम जब भी कहीं भी वेट देखने जाते हैं हमारा, देन वी से मेरा वेट 50 kg है, मेरा वेट 60 kg है। सो व्हाट द फैक्ट बिहाइंड दिस? सो यू नीड टू टैकल आउट दिस क्वेश्चन, कि हम लोग वेट की यूनिट हमारे वेट क्यों बताते हैं, मतलब हम लोग हमारे वेट की यूनिट केजी क्यों बताते हैं? क्योंकि केजी तो सिर्फ इतना है वेट की यूनिट में, ये कहाँ गया भाई, ये कहाँ गया, इसे तुम कैसे गायब कर सकते हो? क्योंकि इस कंप्लीट को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, इस कंप्लीट को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। सो हम लोग न्यूटन यूनिट क्यों नहीं यूज़ करते हैं? वाई वी यूज़ वेट? सो यू नीड टू रीड अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवाना तो पड़ेगा, एग्जाम्पल करवा रहा हूँ तो, वरना मेरा मन नहीं था ये करवाने का ना। ये क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है टोटली। व्हेन यूजिंग द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट, व्हेन यूजिंग द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट,
सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू सेपरेट, फिर सेपरेट नहीं, हम इसको डिफरेंट वर्ड यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि मैंने जो क्वेश्चन सेट बना रखा है उसके अंदर मैंने सेपरेट वर्ड यूज़ कर रखा है, तो समझ जाना यार जो भी है। बाय द वे आई विल चेंज इट, टू सेपरेट फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट हैव द सेम यूनिट्स। यही क्वेश्चन मैंने कल इंस्टा पे भी पोस्ट किया था, कल नहीं आई थिंक परसों, जितने ने आंसर दिया सही दिया है, सो आई होप यू विल आल्सो गिव द राइट आंसर। बट वहाँ पे शायद 11-12 वाले बच्चे कम हैं, सो यू कैन से कि इसी वजह से भी करेक्ट आंसर है। सो अब हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ पे क्या है, व्हेन यूजिंग द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट हैव द सेम यूनिट्स। ऑप्शन आपके ट्रू और फॉल्स। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम सेम यूनिट यूज़ करते हैं, कि जब हम मतलब सेम सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ करते हैं, मतलब या तो ऐसा यूज़ करते हो या फिर CGS यूज़ करते हैं या फिर FPS, कोई भी एक चूज़ कर लिया हमने। मान लो हमने यहाँ पे ऐसा यूज़ कर लिया, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही करेंगे तो हमें ऐसा ही में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम लोग ऐसा यूज़ कर रहे हैं अभी। व्हेन यूजिंग सेम सिस्टम ऑफ यूनिट टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट हैव द सेम यूनिट्स, सेम यूनिट नहीं हो सकती हैं। यही कह रहा है कि एक ही सिस्टम के अंदर दो फिजिकल क्वांटिटीज की सेम यूनिट नहीं हो सकती है। सो लेट अस मूव ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन। सो हियर हमने देखा था कि टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेट तीनों की यूनिट क्या आई थी, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट के अंदर ही है, मतलब सेम सिस्टम ऑफ यूनिट है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि एक वेट है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एक टेंशन है। सो दीज आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। सो इनकी यूनिट तो सेम आ रही है, बट ये कह रहा है कि सेम नहीं होंगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये है FALSE, फॉल्स। नाउ ऑप्शन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आपका प्रीफिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हमने प्रीफिक्स पढ़े थे थोड़े से। 1 फर्मी इज इक्वल टू, ऑप्शन ए was 10⁻⁻12, ऑप्शन बी 10⁻⁻15, ऑप्शन सी 10⁻15, ऑप्शन डी 10⁻12. So which option you think is correct? So this is our next question. 1 Fermi is equal to, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। सो इट्स आंसर इज बी, ठीक है। 1 Fermi is equal to 10⁻15, रिमेंबर इट, ठीक है। ये क्वांटिटी हालांकि यहाँ इस लिस्ट में नहीं है हमारे प्रीफिक्स के अंदर, बट अगर इस प्रीफिक्स में करता भी 10⁻15 को हम लोग फेम्टो यूज़ करते हैं यहाँ पे इस प्रीफिक्स के अंदर, बट दिस इज यूज्ड इन एटॉमिक फिजिक्स, है ना। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम लोग इस क्वांटिटी को हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं फर्मी को। फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15। ओके, रिमेंबर दिस, इट इज एक्चुअली मीटर। 1 फर्मी, मीटर 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, now next 3 questions are dependent on a different kind of units. So मैं पहले उन्हें थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों की क्या चीज़ है, क्योंकि उन चीज़ों का ना मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ नहीं होता है। सो दैट्स वाई आई इग्नोर्ड दैट इन दैट लेक्चर, बट आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट उन चीज़ों के बारे में। दैट्स वाई आई थिंक कि उनके ऊपर 3 क्वेश्चन बनाए जाए, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो बताऊँगा वही क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। फर्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो सारा लेक्चर मैंने ब्लू पेन से निकाल दिया है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है AU, कैपिटल AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो क्या होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अब जैसे हमने 1 मीटर को फिक्स किया था, वैसे ही ये भी एक फिक्स की हुई चीज़ है। दैट इज मीन और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ।
एस्ट्रोनॉमी के अंदर ये वाली यूनिट काफ़ी यूज़ की जाती है, बट हमारे यहाँ पे इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है जब तक कि हम लोग सिंपली हमारी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। सो लेकिन बहुत कम यूज़ है इसका, कभी कभार हो जाए तो बात अलग है। सो दैट इज़ रफली इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 मीटर। रफली इसका ये ऑर्डर है, ठीक है। सो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सो देखो एवरेज डिस्टेंस एक्चुअली लेंथ ही है, मतलब है ना, लेंथ ही है, लेंथ का ही कुछ यूनिट फिक्स की गई है, ठीक है। सो सेकंड वन इज लाइट ईयर। अब देखो हमें पता है लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁻8। लाइट की स्पीड क्या होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइट की स्पीड को, दैट इज 3 × 10⁻8। और ये हमारी स्पीड के मतलब वेलोसिटी की यूनिट होती है, इसके लिए वेलोसिटी होती है, नॉट स्पीड। बट हम लोग इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, हमेशा बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। सो नाउ दिस इज आवर स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो अब लाइट ऑफ स्पीड मतलब लाइट यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे टॉर्च ऑन करता हूँ, तो वो मान लो दीवार की तरफ करके मैंने टॉर्च ऑन की, तो यहाँ से जो लाइट है वो दीवार तक गई, ऐसे गई होगी ना वो, हालांकि हमें पता नहीं चलता क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है उसकी, बट वो जाती है, ठीक है, वो जाती है। सो ऐसे ही 1 साल के अंदर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब सोच लो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी इन वैक्यूम। हाँ मैंने देख ली थी, वैक्यूम की स्पेलिंग ये होती है VACWM, वैक्यूम, ठीक है। सो कितना डिस्टेंस एक लाइट ट्रेवल कर लेगी 1 साल के अंदर, दैट इज 10 लाइट ईयर ना। लाइट ईयर का मतलब लाइट जो है LIGHT आएगा, सॉरी, लाइट ईयर का मतलब है 1 साल के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी वैक्यूम के अंदर, क्योंकि स्पीड जो है वो वैक्यूम के अंदर डिफाइंड होती है। सो अब अगर इसकी स्पीड निकालनी होगी तो हम तो सॉरी डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए इसकी स्पीड की इसे 1 साल के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, साल को हम लोग फिर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे ताकि सेकंड से सेकंड कट जाए, और फिर मीटर के अंदर हमारा आंसर आ जाए। सो अगर इसको हम सोल्व करते हैं, दैट कम्स एज 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15 मीटर, ठीक है। इतनी दूरी, ये भी जब हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, मतलब सूरज चांद सितारों की बात करते हैं, वो वाले नहीं जो तुम समझ रहे हो गानों में आते हैं, वो नहीं, पढ़ने के लिए अगर हम बात करते हैं, ये नहीं कहना कि चांद उतार लाऊंगा तो देख लेना भाई, ठीक है। तो जब हम लोग इनकी बात करते हैं कि सूरज कितना दूर है, चांद, और फिर गैलेक्सी की कितना साइज हमारी गैलेक्सी का, दैट काइंड ऑफ स्टफ, जब हम लोग ये बात करते हैं तो हम लोग लाइट ईयर का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी यूनिट हो जाती है। सो 9.46 × 10⁻15 मीटर, इतनी दूरी तय करेगी वो, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज पारसेक। सो आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि ये जो 2 यूनिट हैं, ये किसकी यूनिट हुई, लेंथ की। किसकी यूनिट है, लेंथ की, क्योंकि ये भी दूरी बता रही है, ये भी दूरी बता रही है, ये भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी बता रही है, ये भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी बता रही है। सो नाउ पारसेक। सो पारसेक क्या है, पारसेक 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.07 into 10⁻16 मीटर, दैट इज, अगर इसको लाइट ईयर के अंदर काउंट करें, 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। तो ये पारसेक भी किस कैटेगरी के अंदर आ गया, लेंथ की यूनिट के अंदर। पारसेक भी लेंथ की क्वांटिटी, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे सेक है तो सेकंड की यूनिट हो जाएगी, नहीं, ये पारसेक भी लेंथ की क्वांटिटी है, और हमने इसको लाइट ईयर के अंदर कन्वर्ट किया। ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न इन डायमेंशन चैप्टर, ठीक है। 8th क्वेश्चन कहता है द लाइट ईयर इज
द यूनिट ऑफ, ऑप्शन है आपके पास स्पीड, ऑप्शन बी वॉज टाइम, ऑप्शन सी डिस्टेंस एंड ऑप्शन डी एक्सेलरेशन। ठीक है, ये है आपके पास। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है? स्पीड की है, टाइम की है, डिस्टेंस की है, फिर एक्सेलरेशन की है। सो अभी अभी हमने देखा था, where is the page? I don't know, I forget after putting that page. ये रहा, ठीक है। सो हमने देखा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक, दीज ऑल आर यूनिट ऑफ लेंथ एंड मतलब डिस्टेंस। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। स्पीड की नहीं है, टाइम की नहीं है, एक्सेलरेशन की नहीं है, दैट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 9th क्वेश्चन, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट is the average distance is the average distance between option A earth and sun। ठीक है, the earth and the sun, द वर्ड यूज करते हैं इनके आगे, हम लोग दोनों के आगे। सेकेंड इज अर्थ एंड मार्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज अर्थ एंड मून एंड ऑप्शन डी इज मून एंड मार्स। सो कौन सा है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, सो हमने देखा था वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सन एंड द अर्थ। सो आंसर ए इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन। सो दैट इज which of the following is not a unit of time? Which of the following is not a unit of time? Option A parsec, option B is second, option C is year, and option D is light year. Actually this question has two correct answer, ठीक है, light year. So देखो हमने देखा कि parsec is also a unit of distance, light year is also a unit of distance. तो light year और parsec जो है वो दोनों ही टाइम की यूनिट नहीं है, सेकंड और ईयर है। सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, इसके लिए दो ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं जो है वेबसाइट के ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर इसके अपलोड कर दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा आज ही मैं। सो यू जस्ट नीड टू चेक इट दैम। ठीक है, आप उन्हें चेक करना और वो सब चेक करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेल मी व्हाट योर प्रॉब्लम्स, कहाँ कहाँ आप लोग अटके। मैं कोशिश करूँगा कि पहले डायमेंशन कंप्लीट करने के बाद ही मैं इन दोनों के मिला करके जो प्रीवियस ईयर है उन सबको सोल्व करूँ। बाय बाय, टेक केयर।